बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बोली थी, बांग्लादेश में लोकतंत्र को पढ़ाऊंगी। तो बांग्लादेश का निर्माण कैसे, क्यों और कैसे हुआ। सन 1947 से सन 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों के पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था, लेकिन अनेक कारणों से पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से नाराज थे। बांग्लादेश निर्माण के प्रमुख निम्नलिखित कारण हैं। पहला, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को लादना। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे एवं अपने ऊपर उर्दू भाषा को थोपने के खिलाफ थे। दूसरा, बंगाली संस्कृति एवं भाषा के साथ दुर्व्यवहार। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार के बंगाली संस्कृति एवं भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से नाराज थे। फलस्वरूप उन्होंने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब है तीसरा है प्रशासन एवं राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान के प्रशासन में अपने क्षेत्र के न्यायोचित प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के विरुद्ध जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। फिर चौथा, सन 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी को बहुमत मिलना। सन 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी को पाकिस्तान की समस्त सीटों पर विजय प्राप्त हुई। अवामी लोगों को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था। फलस्वरूप सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। अब शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब पांचवा है भारत में शरणार्थियों की समस्या एवं भारत पाक युद्ध सन 1971। अब याहिया खान की सैनिक सरकार द्वारा बंगालियों के विद्रोह को कुचलने के प्रयास में हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए तथा अनेक लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत पलायन कर गए। भारत के समक्ष इन शरणार्थियों की देखभाल की समस्या खड़ी हो गई। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता की आज़ादी की मांग का समर्थन किया तथा उसे वित्तीय एवं सैनिक सहायता प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। बांग्लादेश का निर्माण भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार अप्रैल 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया। अब संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात स्वतंत्र बांग्लादेश की सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश ने अपना एक संविधान बनाया जिसमें इसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश घोषित किया गया। संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अध्यक्षीय लोकतंत्र। सन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन कराया, जिसमें संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी गई। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य और समस्त पार्टियों को समाप्त कर दिया, जिससे बांग्लादेश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में अगस्त 1975 में बांग्लादेशी सेना ने शेख मुजीब के विरुद्ध बगावत कर दी। सेना द्वारा शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। सैनिक शासन की स्थापना। शेख मुजीब की हत्या के पश्चात नए सैनिक शासक जिया उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश जनरल पार्टी का निर्माण किया और सन 1977 ईस्वी के चुनाव में HM इरशाद के नेतृत्व में एक और सैनिक सरकार गठन किया गया। अब लोकतंत्र स्थापना की मांग। अब सैनिक शासन की स्थापना के बावजूद बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की मांग निरंतर उठती रही। लोकतंत्र की स्थापना में से संबंधित आंदोलन में छात्रों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। लगातार विरोध करते को देखते हुए जनरल इरशाद ने बाध्य होकर राजनीतिक गतिविधियों की छूट दे दी। इसके स्थान पर जनरल इरशाद आगामी 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन 1990 ईस्वी में जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर पांचवा है पुनः लोकतंत्र की स्थापना। सन 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। इसके पश्चात बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित
प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र आज तक स्थापित है। अब है नेक्स्ट है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत में भी समय समय पर लोकतंत्र की स्थापना की गई, परंतु वहां पर प्राय लोकतंत्र का उल्टाव होता रहा। 1959 में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई, परंतु 1962 में नेपाल नरेश महेंद्र ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके शासन सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संघों एवं श्रम संगठनों ने आंदोलन जारी रखा। अंततः 1991 में नेपाल में पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ, परंतु कुछ समय बाद लोकतंत्र को पुनः समाप्त कर दिया गया। इसके विरोध में दलों के गठबंधन ने आंदोलन चलाया तथा लोकतंत्र की स्थापना की। नेपाल में समय समय पर लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां आती रही। 2002 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने प्रतिनिधि सभा को भंग करके शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, जिससे नेपाल में लोकतंत्र का संकट पैदा हो गया। इसके विरोध में नेपाल में व्यापक आंदोलन हुए। राजा ज्ञानेंद्र ने सन फरवरी 2005 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। लोगों को स्वतंत्रता को समाप्त करके नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इसके विरोध में राजनीतिक दलों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। अप्रैल 2006 में 7 राजनीतिक दलों ने 19 दिनों तक नेपाल नरेश के विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया, जिसमें 21 लोग मारे गए तथा लगभग 5000 लोग घायल हो गए। धीरे धीरे नेपाल नरेश पर बाहरी दबाव भी पड़ना शुरू हो गया। अंततः अप्रैल 2006 में नेपाल नरेश को आपातकाल की घोषणा वापस लेनी पड़ी। संसद को पुनः बहाल करना पड़ा तथा गिरिजा प्रसाद कोइराला को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेपाल के 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर नए संविधान की रचना की तथा 28 मई 2008 को पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 2008 को संविधान सभा में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में CPN यानी M के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री चुने गए। प्रचंड राजशाही समाप्त होने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री बने, परंतु मई 2009 में प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया तथा CPNUML के नेतृत्व में 22 दलों ने मिलकर सरकार बनाई तथा माधव कुमार नेपाल को प्रधानमंत्री बनाया। परंतु माओवादी के विरोध के कारण माधव कुमार नेपाल को जून 2010 में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। नवंबर 2013 में नेपाल में पुनः चुनाव हुए। इस चुनाव में प्राप्त परिणामों के आधार पर नेपाली कांग्रेस के नेता श्री सुशील कोइराला प्रधानमंत्री बनाए गए। 20 सितंबर 2015 को नेपाल में नया संविधान लागू किया गया। 11 अक्टूबर 2015 को KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। 28 अक्टूबर 2015 को विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। अगस्त 2016 में KP शर्मा ओली के स्थान पर पुष्प कमल दहल प्रचंड को प्रधानमंत्री चुना गया। नेपाल में लागू हुए नए संविधान से नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले मधेसी समुदाय के लोग खुश नहीं हैं तथा उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। तथापि वर्तमान समय में नेपाल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई है उसे लंबे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट वीडियो में श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को बताऊंगी।